नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने अगले एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। पेपर 1 चैप्टर 4। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरके मर्टन लैटिन एंड मैनिफेस्ट फंक्शन इज द फर्स्ट टॉपिक। एपिसोड नंबर इज 35। इस एपिसोड में हम क्या क्या देखेंगे? लैटिन एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, पहले क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी क्लासिकल फंक्शनलिज्म वाली, मर्टन कैसे क्रिटिक करते हैं उस क्लासिकल फंक्शनलिज्म को और कैसे अपनी थियरी लैटिन मैनिफेस्ट देते हैं और उसमें क्या बताते हैं लैटिन क्या है और मैनिफेस्ट क्या है, और इस थियरी की कुछ कंट्रीब्यूशंस क्या रही और कुछ क्रिटिक एज वेल। If you look into the classical functionalism was basically based upon three important postulate। वो तीन postulates क्या थे? पहला, functional unity, क्योंकि functionalism largely came up from organic analogy developed by Herbert Spencer, where he equated society with a human body. Just like human body is divided into different subparts, the society is also consisting of different parts, various parts, and each part is connected with each other. And change in any one subsystem of a society would largely lead to the change in other aspects as well. For example, हमारे यहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज बदलती है, सरकार बदलती है, तो कैसे हम पॉलिसीज में चेंज देखते हैं, इकोनॉमिक्स में बदलाव देखते हैं, कल्चरल सिस्टम्स में बदलाव देखते हैं, एजुकेशन एस्पेक्ट्स में बदलाव देखते हैं। फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, क्लासिकल फंक्शनलिज्म मानता था कि एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटीज फंक्शंस। फंक्शंस रेफर्स व्हाट हियर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? Function here means the positive contribution made by every subsystem to the entire society as such. Functionalism believed that anything which exists in society is functional. That functional means here it's functional for the entire society. It's not that for some it will be good, for some it would be bad, rather than it's going to be functional for the entire society. So functional universalism, for that matter, it could be a deviance. डरखाइम बोलते थे कि certain rate of deviance is good for the society as it brings social change. तो for पूरी सोसाइटी वो फंक्शनल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल सती ले लो, चाइल्ड मैरिज ले लो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वो सबके लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए बेहतर है, कुछ सोशल ग्रुप्स के लिए बेहतर है, या कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के लिए बेहतर है। इट्स गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पहलू फंक्शन क्लासिकल फंक्शनलिज्म का है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, दैट देयर आर सर्टेन फंक्शंस, जिसे वो बोलते हैं फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। There are certain basic functions which every society needs to perform. Those functions, if they are not performed, the order would not be present, and if order is not present over a period of time, society would collapse. अब मर्टन ने पूरा का पूरा क्लासिकल फंक्शनलिज्म रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया? वो बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। It is not necessary that the change in one would always lead to change in other. We often see that in globalization. Arjun Appadurai की theory है with respect to globalizations where he highlighted technoscapes, ethnoscapes, phenoscapes, ideoscape. इस तरीके से कंटेंट यूज किया जाता है। कहां से मैंने ग्लोबलाइजेशन अप्पादुराई को आरके मर्टन में कनेक्ट किया? अगर यही आप करो आपके आंसर में तो विजिबिलिटी बढ़ती है। वो बोलते हैं चाइना के कंटेक्स्ट में कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और पीपल के एस्पेक्ट्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन हुआ चाइना में, लेकिन आइडियोलॉजिकल स्फीयर में तो कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ। स्ट्रांगली रेस्ट्रिक्टेड सोसाइटी डज नॉट प्रमोट एन अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, क्लियरली प्रूविंग क्लासिकल फंक्शनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल यूनिटी रॉन्ग, कि एक में चेंज आने से सब में आए, ये जरूरी नहीं है। सोसाइटी में लॉस बदले लेकिन अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस आज भी है हमारी सोसाइटी के अंदर। चाइल्ड लेबर आज भी है डिस्पाइट बैन एज सच। और ना ही फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म है, दैट थिंग्स आर नॉट फंक्शनल फॉर द एंटायर सोसाइटीज, द थिंग्स कैन बी फंक्शनल फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मार्क्स भी आपको बोल रहे थे कि डोमिनेंस को बेनिफिट होता है, मर्टन भी कुछ उसी लेवल पे आपको बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं है, देयर आर फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी the subsystems needs to exist. There are always alternatives present if that subsystem fails. For example, when the family fails, there are civil societies present, there are child care centers present, there are schools which are largely doing the socialization now,
बोर्डिंग स्कूल्स एंड अदर्स। तो इन तीनों के बेसिस पे उन्होंने एक थियरी दी लैटिन और मैनिफेस्ट की, जहां पे वी एडवोकेट्स दैट एनी एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल लार्जली हैज टू ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस, एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को वो मैनिफेस्ट बोलते हैं। एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस आर दोज कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच आर इंटेंडेड एंड व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड, जो आपकी इंटेंशन भी होती है वो चीज करते वक्त और वो रिकॉग्नाइज भी करते हो। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस तीन टाइप के हो सकते हैं, लैटेंट फंक्शंस। Unanticipated consequences are those which are neither intended nor recognized. आपने सोचा भी नहीं था शायद इसका कुछ ऐसा इंपैक्ट आ जाएगा फॉर दैट मैटर। इसमें लैटेंट फंक्शंस होते हैं, लैटेंट डिसफंक्शंस हो सकते हैं या फिर नॉन फंक्शंस होते हैं। कुछ लोगों के लिए वो लैटेंट फंक्शन है, पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लैटेंट डिसफंक्शंस हो सकता है और कुछ लोगों के लिए शायद उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल सैलरीड एम्प्लॉयज जो थे उनको शायद डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा घाटा या नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सारी की सारी इनकम व्हाइट में बैंक्स के अंदर आती थी। तो देयर वाज हार्डली एनी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय दीज पीपल एक्सेप्ट द प्रोसीजरल हर्डल्स। कुछ लोगों के लिए डिसफंक्शनल रहा डिमोनेटाइजेशंस, हु लार्जली हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वेदर बाय व्हाइट और ब्लैक एज सच। कुछ लोगों के लिए फंक्शनल रहा कि those people who are at the lowest most hierarchies, they did not have anything to lose, rather than these people were largely given certain forms of commissions in order to stand into the queues of the banks. तो मॉर्टन ने पूरा का पूरा क्लासिकल स्ट्रक्चर, क्लासिकल फंक्शनलिज्म को डिमोलिश कर दिया बाय इस थियरी ऑफ लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। और उसने कुछ एग्जांपल्स दिए इधर बॉस पॉलिटिक्स और करप्शन जैसे। फॉर एग्जांपल बॉस पॉलिटिक्स के अंदर बोलते हैं कि एक जॉब, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, योर मैनिफेस्ट फंक्शन इज टू लार्जली एक्सेप्ट द बॉस एज फार एज द कंपनीज पॉलिसीज आर कंसर्न्ड, but many times the boss also plays certain latent roles. वो क्या होता है, he can influence your behavioral pattern with respect to votings as such, कि particular political party is bought with such a policy which is not good for the company and that may largely lead to a socialization that you will not be voting to this particular party. ऐसे ही वो करप्शन पे बोलते हैं। तो आर.के. मर्टन बोलते हैं कि सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजिस्ट या सोशल साइंटिस्ट शुड लार्जली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लैटेंट रियलिटीज प्रेजेंट, बिकॉज द मैनिफेस्ट रियलिटीज आर प्रीटी मच ऑब्वियस. One needs to focus more on the latent realities which would help in enhancing our understanding of the social realities and the social world. इस थियरी की कंट्रीब्यूशन क्या रही? Latent and manifest function today has been used by various behavioral scientists as well. Latent and manifest functions largely can help us in understanding that anything which is existing in society is not purely functional for every aspects, rather than it can also have certain negative consequences. Coupled with this, everything is not in white and black, rather than the gray sphere dominates, specifically in social realities where many times unrecognized functions should be taken care in order to understand the reality more holistic and in its more essential terms as such. Therefore, latent and manifest functions not only changed the weaknesses present in the classical functionalism, but it also helped us in developing or enhancing our understanding of the various behavioral aspects